आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हो, दहशत फैला, और आपने शुरू किया वेनेजुला से, आपने शुरू किया क्यूबा को कंट्रोल कर रखा, मैक्सिको को थ्रेटन किया, आप दुनिया के अंदर अराजकता फैला रहे। उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड कर रहे हैं, पहले हम अगर यूएस की स्ट्रेटजी देखें, उन्होंने पहले सद्दाम हुसैन पर अटैक करा, वहां पर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। फिर अभी यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने वेनेजुला पे लीडर को उठा लिया, अब इन्होंने ईरान पर अटैक करा है। इसकी क्या गारंटी है कल वो इंडिया को टारगेट नहीं करेंगे और उन पे वो अटैक नहीं करेंगे? कि 1980 के दशक के बाद से अमेरिका ने काफी बड़े आतंकी संगठनों को कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया है, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग की है, लेकिन कभी भी पूरे विश्व में औपचारिक रूप से उनको आतंकवादी संगठन तब तक घोषित नहीं किया जब तक कि अमेरिका की भूमि पे हमला नहीं हुआ। असली मुद्दा क्या है? ट्रंप ने एक ऐसी लड़ाई छेड़ी है, अगर ट्रंप जीतता है तो जिस इलाके से पूरी दुनिया का यातायात होता है, जिससे 50% दुनिया का यातायात है ट्रेड का, उस पर ट्रंप का कंट्रोल होगा, ना कि किसी और का, और उसमें भारत सफर करेगा। आप लोग एक ऐसे वहशी, एक ऐसे अहंकारी, आज की आधुनिक युग के कंस को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि ये कातिया का जमाना है और अभी सनी देओल बहुत दूर है, और आप लोग उस अमेरिका उसके लिए बात कर रहे हो। साहब अंगोछा बदल दो, पहन लो जल्दी से। अमेरिका विनाशकारी शक्ति है। कि अगर अमेरिका इतना ही बुरा है, इतनी ही दिक्कतें हैं, आज अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल पावर है 30% 40% वो इंडिया से चलती है, या फिर ये सब जो है तेल का खेल है। A few moments later. मालिक वो देखो। देखिए, दादागिरी है। दादागिरी सिर्फ ईरान पर नहीं, किसी देश की प्रभु सत्ता पर हमला दादागिरी नहीं है। आपकी दादागिरी है, आपने दुनिया की उस इलाके में हमला किया है जहां से दुनिया के हजारों गरीबों के चूल्हे चलते हैं। ये वो इलाका है जहां से एलएनजी गैस जाती है, जहां से एनर्जी चलती है, जहां से दुनिया ड्राइव होती है। आपने उस इलाके को तबाह किया है, डिस्ट्रॉय किया है। आप दादागिरी आज से नहीं कर रहे, आप दादागिरी उस दिन से कर रहे हो जिस दिन से आपने इस दुनिया के ऊपर कहा कि मैं टैरिफ लगाऊंगा और जो मर्जी करते चलेंगे। सही पकड़े हैं। जो लोग इसको नहीं समझ पा रहे, जो लोग इसको सिर्फ ईरान पे हमला सोच रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि उसका इरादा अराजकता फैलाना है, उस आतंक फैलाना है, उसका इरादा दुनिया में दहशत फैलाना है, और दहशत के जरिए दुनिया में न्यू कॉलोनिज्म एस्टैब्लिश करना है। मेरी शिकायत ये नहीं है कि वो सिर्फ ईरान पे हमला कर रहा है, मेरी शिकायत ये है कि वो दुनिया की आत्मा पर हमला कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लोगों की जेबें भरनी है। आप $100 बिलियन आपके रईस इस इलाके से कमा कर ले जाते हैं हर साल। बात तो सही है। आपके तो हवाई जहाज जुड़े, और हमारे चूल्हे बंद कर दो। आपके हवाई जहाज जुड़े बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, और जितने पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये गरीब मुल्क साउथ ईस्ट एशिया का गला घोट दो। ये ईरान पर हमला नहीं है। अगर आपको था ईरान में आतंकवाद है, तो आपने तो साहब जनवरी में 2025 में आपने एग्रीमेंट की ना, तो हमास कहां है? आपके नीचे है। आपने एग्रीमेंट की हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह भी पिछले 1 साल से आपके कंट्रोल में, अमेरिका के कंट्रोल में। आप ट्रीटी पढ़िए। आप बहाना ले रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां न्यूक्लियर है। आपने जून में क्या बोला था कि हमने न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दिए। अगर जून 25 में डिप्लॉय कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, 6 महीने में कहां से? ये सब बहाने हैं। क्या बात, ये बात है। आप दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हो, दहशत फैला, और आपने शुरू किया वेनेजुला से, आपने शुरू किया क्यूबा को कंट्रोल कर रखा, मैक्सिको को थ्रेटन किया। आप दुनिया के अंदर अराजकता फैला रहे। ये अराजकता भावी आने वाली ओपनिंग बैट्समैन ने धुआंधार बल्लेबाजी की है। मेरा क्वेश्चन उनके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को डिफेंड कर रहे हैं, पहले हम अगर यूएस की स्ट्रेटजी देखें, मैम, उन्होंने पहले सद्दाम हुसैन पर अटैक करा, वहां पर कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला। फिर अभी यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने वेनेजुला पे लीडर को उठा लिया, अब इन्होंने ईरान पर अटैक करा है। इसकी क्या गारंटी है कल वो इंडिया को टारगेट नहीं करेंगे और उनपे वो अटैक नहीं करेंगे? ये गड़बड़ है बाबा। डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करना है। मेरा केवल एक प्रश्न है कि 1980 के दशक के बाद से अमेरिका ने काफी बड़े आतंकी संगठनों को कहीं ना कहीं उनको प्रमोट किया है, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग की है, लेकिन कभी भी पूरे विश्व में औपचारिक रूप से उनको आतंकवादी संगठन तब तक घोषित नहीं किया जब तक कि अमेरिका की भूमि पे हमला नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। यूएस इतनी वॉर कर रहा है, क्राइसिस हो रहे हैं इतने, इसके ऊपर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इतना साइलेंट क्यों है? एंटोनियो गुटेरेस का जो है कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है उसको? मीटिंग करते हैं, उनका काम है मीटिंग करना, और फिर मीटिंग के बाद बोल देना कि हम इसकी निंदा करते हैं। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। राइट। वॉर को रुकवाने की किसकी जिम्मेदारी है? कौन करेगा? क्या होना चाहिए? यूएन को करना चाहिए ना। यूएन इसलिए तो बना था। तो ट्रंप की दादागिरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि यूएन और सारे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने ढांचा गिरा दिया है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वो हम समझ सकते हैं। उसके लिए उसके हिसाब से, राइट, प्लीज, ओके, वो अपने हिसाब से कर रहा है, बट जो इफेक्ट हम पे आ रहा है, दुनिया पे आ रहा है। एक सेइंग है नेटिव अमेरिकन की, एक दादा अपने पोते से पूछता है तेरे अंदर 2 भेड़िए, एक गुड वुल्फ एक बैड वुल्फ,
बोल कौन जीतेगा, दोनों लड़ रहे हैं। बच्चा बोलता है पता नहीं, दादा बोलता है जिस वुल्फ को तू खाना खिलाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अपने अंदर के जिस भेड़िए को हम खाना खिलाएंगे वो जीतेगा, अच्छा या बुरा। ओके, तो इस समय अनफॉर्चुनेटली इस समय ट्रंप जो कर रहा है वो बुरे भेड़ियों को खाना खिला रहा है दुनिया भर में। हर जगह गुस्सा, एंगर, दादागिरी, माय वे और द हाईवे। इनका ये कहना है कि आज की दुनिया में वीकनेस इज अगर काइंडनेस इज अ वीकनेस, आपको कंपैशन, करुणा नहीं होनी चाहिए। समाप्त हो गया। बहुत ये क्या है? तो गमछा चेंज हो इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर जीना महसा अमीनी को नहीं देखा है तो जाकर के देखना उसकी किस हालत में मृत्यु हुई थी। वो ईरान की उस संस्कृति का परिचायक है जो पर्शियन संस्कृति थी, जो 2500 वर्ष पुरानी संस्कृति थी। उस पर तब हमला हुआ जब उस बच्ची को पुलिस कस्टडी में पत्थरों से पीट पीट के मार दिया गया था खामेनेई के शासन में। तो ये 1969 से जो क्रांति हुई थी जिसमें कट्टरपंथी इस्लामी शासन ईरान पे काबिज हो गया था, ये कहीं ना कहीं उसका अंत हमको होते हुए दिखाई दे रहा है। एज एन इंडियन हम सब जो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कम से कम विमेन एम्पावरमेंट की बात पे तो आए। तू क्या बोल रही है? जो ईरान में चाहिए इस वक्त, कम से कम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तो बात करें, कम से कम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की तो बात करें। रही बात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की, किसी ने प्रश्न पूछा था, बिल्कुल भारत उसी बात को तो उठा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स की जरूरत है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनके हम अपने नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। तो ये जो आज हम अपने आसपास पूरा माहौल बदलता देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं भारत की जो ये सकारात्मक कूटनीति है इसको भी हम देख रहे हैं। और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को केंद्र में रखते हुए सारे डिसीजंस ले रहा है, इसलिए हम स्टेबल हैं और सटल हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चलिए जनरल दयाल, 1 मिनट का आपका टाइमर लगा। मुझे मालूम था लोग छोटी छोटी बातों में बह जाएंगे और ईरान पर जाकर अटक जाएंगे। मुद्दा ईरान का नहीं है, मुद्दा ईरान का नहीं है। असली मुद्दा क्या है? ट्रंप ने एक ऐसी लड़ाई छेड़ी है, अगर ट्रंप जीतता है तो जिस इलाके से पूरी दुनिया का यातायात होता है, जिससे 50% दुनिया का यातायात है ट्रेड का, उस पर ट्रंप का कंट्रोल होगा, ना कि किसी और का, और उसमें भारत सफर करेगा। देखिए कहां झोंक दिया दुनिया को। आप लोग आंखें खोलिए। अगर ईरान जीत जाता है तो जिस उग्रवाद की बात आप कर रहे थे और जो मॉडरेट ईरान के अंदर उस उग्रवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, वो हल्के पड़ जाएंगे और ये दुनिया अनस्टेबिलिटी से सफर करेगी। और कहां जाओगे आप लोग? आप लोग एक ऐसे वहशी, एक ऐसे अहंकारी, आज की आधुनिक युग के कंस को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि ये कातिया का जमाना है और अभी सनी देओल बहुत दूर है। एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूं, इतना बड़ा दादागिरी नहीं है ये। देखिए मैं इस डिबेट में नहीं आना चाहता क्योंकि बहुत छोटी टाइम मिलता है, ये समय बंद कर देंगे। बात तो सही है। हकीकत ये है कि इसने दुनिया को तबाही के किनारे पे खड़ा कर दिया। जनरल साहब ने भी गैंग में कुछ अगर रह गया हो, क्योंकि मैं जैसे टाइम बंद करती हूँ उसका मुझे बहुत डर लगता है, मैं इधर आ जाती हूँ। डरिए मत। देखिए चलिए 30 सेकंड का समय इनको दे देते हैं। 30 सेकंड का बैकग्राउंड आपको मिलेगा। वो अमेरिका पसंद है जिसने 90 के दशक में हमारे यहाँ कश्मीर में सब कुछ झेला। पाकिस्तान के साथ बैठ के आपने अलकायदा पैदा किया, सोफे पे बैठ के। पाकिस्तान के साथ बैठ के आपने साहब ISI पैदा की। पाकिस्तान के साथ बैठ के साहब आपने जो है तालिबान पैदा की। और ये सब पाकिस्तान ने आप सांप के सपेरे के साथ बैठ के और सांप को कह के, और अब आप दूध से धुलना चाहते हो। वह क्या सीन है साहब, इस अमेरिका ने भारत के खिलाफ 98 में वो इसने लगाई थी ना हमारे ऊपर, इसने भी तो हम पे लगाई थी ना। और आप लोग उस अमेरिका उसके लिए बात कर रहे हो साहब। अंगोछा बदल दो, पहन लो जल्दी से। अमेरिका विनाशकारी शक्ति है। कोई सवाल आपका? सर मैं कह रही हूँ दुश्मन है चाइना और उसका पर चाइना का विषय बोला, ये विशंबर दयाल जी एक सेकंड रेज नहीं किया। मैं चाइना को किसने खड़ा किया? अमेरिका ने भारत के खिलाफ किया। सन 80 में देखिए अंजना जी, सन 80 में चाइना एक गरीब मुल्क था। सन 80 में चाइना एक गरीब मुल्क था। भारत ने मानने से मना कर दिया कि यूएस की किसी जोनी में नहीं गए हम। हमारे पास बड़े बहादुर लोग हैं यार। जलवा है हमारा। डिप्लोमेसी में ले जाइए। और अमेरिका ने चाइना को खड़ा किया और आज चाइना हमें दुख दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 1 मिनट खत्म हुआ भी जाता है। क्या बोला तूने? और दरअसल बात यह है कि उस टाइम पर
यूएसए को रशिया के खिलाफ चाइना की जरूरत थी, तो चाइना को उन्होंने पैसा भी दिया, कंपनी भी गई। भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी और देश को, किसी और देश के खिलाफ भारत की जरूरत पड़े। नॉन अलाइंड कंट्री थे हम, तो कभी हमने ऐसा नहीं किया। तो चाइना का सवाल तो ये है। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि अगर अमेरिका इतना ही बुरा है, इतनी ही दिक्कतें हैं, अभी भी भारत के ज़्यादातर जो इंटेलिजेंट इंसान हैं, जो कि केपेबल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, आप नासा को देख लीजिए, IMF में देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक में देख लीजिए। आज अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल पावर है 30% 40% वो इंडिया से चलती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। तो वो वहां पर क्यों गए? मैं इसका जवाब कट्टे पूरा टाइम सेकंड में दे कट्टे पूरा टाइम दूंगी। सिर्फ एक सवाल करना है कि हम सब आतंकवाद के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आर वी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि आर वी मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज, क्या ये आतंकवाद के बारे में ही ये सारी जो बातें हो रही है, जंग जो छिड़ रहे हैं लगातार इस 21st सेंचुरी में, या फिर ये सब जो है तेल का खेल है? बिल्कुल, ये कंट्रोल है सर, सिर्फ तेल का खेल नहीं सर। एक रीजन जो तेल नहीं, जिस रीजन पे अगर आप कंट्रोल करते हैं, मिडिल ईस्ट को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप दुनिया को कंट्रोल करोगे सर। ये एनर्जी का तो गेम है ही है, लेकिन इसका एक और भी गेम है कि आप किसी ना किसी तरह, जो अंजना जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप चाइना को मार्जिनाइज करना चाहते हैं, जो हमारे हक की बात है, लेकिन आप हमारे दोस्त को आइसोलेट करना चाहते हैं, रशिया को, ये भी एक बात है। और आप यहां से हम लोगों को बिल्कुल इनफेक्टिव नेशंस दिखाना चाहते हो, ये भी अमेरिका की एक स्ट्रेटजी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आप देखेंगे कि इस पूरे के पूरे इलाके में, अगर आप पिछले 50-40 साल से, जब से एनर्जी यहां आई है, जब से आप देखें तो सारा काम तो अमेरिकन कंपनीज ही कर रही है ना, उनके शेयर्स हैं, सब कुछ। तो बहुत बड़ा इशू है सर, ये छोटा इशू। मैं सर आपका जवाब देता हूं 1950s का। देखिए हमारे यहाँ जब IITs और हमारे यहाँ जब IIMs और हमारे यहाँ जब ये सब शुरुआत हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े टीचिंग स्टाफ नहीं थे। और उस टाइम पे अमेरिका और जैसे मोसाद और CIA करते हैं, वो किसी भी समाज में घुस जाते हैं। गजब बेइज्जती है।